इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो ये मेरी प्यारी सी अर्थ है, रेड कलर की, गुस्से में है, समझते हैं बात को। आज तक स्टूडेंट्स लोगों ने क्या सोचा कि लैटिट्यूड मतलब आप ऐसे कर दो और ये एक लैटिट्यूड है 0 डिग्री इक्वेटर का, फिर ये 23 एंड ये कुछ डिग्री होगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा 23 एंड हाफ, फिर ऐसे करके जाएंगे और हम लोग पोल पे पहुंचेंगे जहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आएगा और अंटार्कटिका के यहाँ पे आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। और ऊपर में क्या है हमारा आर्टिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, और यहाँ पे क्या है अंटार्कटिक। सबसे खतरनाक कौन सी जगह है? अंटार्कटिक। क्यों? वह बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, आइसबर्ग्स पिघलेंगे, सारे सिटीज डूब जाएंगे, ठीक है। और एक और खास बात मैं बता दूं आपको, चलो ऐसे 2 मिनट लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ऊपर वाला, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। अगर आपने कभी मैप को ढंग से देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम जितना भी लैंड फॉर्म्स होते हैं, कंट्रीज, माउंटेन वगैरह, सबके सब नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही आ जाएंगे। साउदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ खाली एक ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, न्यूजीलैंड मिलेगा और छोटा सा अफ्रीका का पार्ट मिलेगा, इतना। तो मतलब ये लैंड इसमें बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी शांति है, वहां के जीव जंतु हमसे बचे हुए हैं, अभी तक ज्यादा नहीं बचे हुए, थोड़े से बचे हुए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें ये क्या होता है समझो कि अगर ये मेरी अर्थ है, ये मेरी अर्थ है, आपने यहाँ पे इक्वेटर बना लिया, अब आपको जानना है कि ये पॉइंट पे कितना आपका लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड का हम लोग कैसे पता करते हैं? ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, इस लाइन को आप ज्वाइन कर दो, एंगल बिटवीन द इक्वेटर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द लैटिट्यूड। अगर आप पोल पे देखोगे तो कितना आएगा भैया? 90 डिग्री। इस वाले पोल पे जाओगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। इस पॉइंट पे आओगे तो कितना आएगा? थीटा। तो दिस इज योर लैटिट्यूड। अब देखो, मान लेते कोई पॉइंट पी अर्थ पे मान लेते हैं, और जो हमारा लैटिट्यूड आता है वहां पे फाई आता है, ठीक है, फाई आ गया है। अब आप इस पॉइंट पी पे क्या देखोगे? आप इस पॉइंट पी पे देखोगे, एक तो हमारा वेट mg एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि इसका रेडियस आपने आर मान लिया, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? आप बोलेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करेगी। क्यों फ्यूगल? क्यों? एफ फॉर फुट, यहां से मतलब सेंटर से दूर, तो यहाँ पे आ गया हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये फाई तो ये भी फाई, और एम आर ओमेगा स्क्वायर को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो एक आएगा हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, और दूसरा आएगा हमारा एम आर ओमेगा साइन फाई भी आएगा, पर वो हमारे लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहां तक हमने समझ लिया है। देखो आपकी अर्थ की ये पॉइंट हो गई, यहाँ पे ये पॉइंट पी है, तो इसका जो mg होगा वो सेंटर की तरफ जाएगा, आप बोला बिल्कुल जाएगा, ठीक है। और ये अगर इसका इक्वेटर है, तो ये अगर फाई है, तो ये कितना होगा? आप बोलेंगे फाई होगा सर। मैं बोल रहा हूं कि इसके ठीक उल्टे, यहाँ पे इस पॉइंट के यहाँ पे क्या होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर एक्ट करेगा सेंटर फिगर, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, ओमेगा स्क्वायर लगेगा, ठीक है। मैंने क्या किया? इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो अगर ये फाई तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी फाई हो जाएगा। आपने बोला ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, और साइन कंपोनेंट बनेगा, पर वो हमारा कोई काम का नहीं है, तो इसको नहीं बना रहे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पे मान लेते हैं कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, एक बात समझो, मेरा वजन mg यहां जा रहा है और एम आर ओमेगा स्क्वायर यहां जा रहा है, मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे वेट को घटाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं ये मेरे वेट को क्या करेगा? घटाने की कोशिश करेगा। अगर इसकी वैल्यू 10 है और मेरी वैल्यू 50 है, तो मुझे नेट जो मिलेगा वो 40 मिलेगा, जो नेट मिलेगा वो 40 मिलेगा, जिसे मैंने नोट किया है mg डैश की वजह से। अब आप सोच रहे हो सर mg डैश को आपने यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया? मतलब आप इससे इतने गुस्से हो कि आप इसकी तरफ नहीं ले रहे हो। अरे भाई मेरे कॉमन सेंस याद करो, क्योंकि आप धरती पे ही हो, धरती पे चिपके हुए हो, यानी कि योर वेट कंपोनेंट हैज टू बी ग्रेटर। अगर ये कंपोनेंट ज्यादा हो जाता तो आप धरती पे बैठ ही नहीं पाते, तो आप हवा में उड़ जाते। अब देखो, जो वेट हम लोग ऐसा कर बोले mg डैश इक्वल्स टू क्या होगा, mg डैश इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, mm कॉमन लेके काट देंगे तो ये आ जाएगा,
यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चैप्टर ही ऐसा है। अभी देखो जी डैश इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको आर स्मॉल आर दिखाई दे रहा है, मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे बनाता हूँ। देखो येलो कलर में दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप cos फाई की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे बनाऊं, ये आपका आर है, ये आपका आर है, ये आपका फाई है, तो cos फाई इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बी बाई एच, बी कितना है आर और एच कितना है कैपिटल आर, तो आर इक्वल्स टू आर कॉस फाई। तो हम ये जो स्मॉल आर है इसको रिप्लेस करके आर कॉस फाई कर देते हैं, कर दिया मैंने। उसके बाद हमने देखा जी डैश इक्वल्स टू हमारा ये वाला आ गया। तो हमारी ये इक्वेशन आती है जिसे हम कहते हैं कि जी जो रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस तरह से ओमेगा पे डिपेंड करेगा। हम लोग देखेंगे आगे किस तरह से डिपेंड करेगा। पहले आप लोग एक काम करो, इस फॉर्मूला को लिख लो। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। अब देखो पोल्स पे ध्यान दो, पोल्स पे फाई की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। कितनी होगी भाई, 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू देगी 90 डिग्री, तो आपका कॉस फाई कितना होता है भाई, 0 होता है, यानी कि जीपी इक्वल्स टू जी, यानी कि जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि पोल्स पे आपकी जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम रहती है। अब आप बोलेंगे कैसे आप बोल रहे हो मैक्सिमम रहती है। देखो भाई एक बात समझो, मान लेते हैं कि योर पॉकेट मनी इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज माइनस एक्स फैक्टर। अब एक्स फैक्टर का मतलब आप जितनी बदमाशी करोगे उतना आपका पैसा घटते जाएगा, कोई मंथ अगर आप कोई बदमाशी नहीं करते हो तो योर पॉकेट मनी विल बी हाउ मच, मैक्सिमम वैल्यू इज 1000 रुपीज। सिमिलरली पॉकेट मनी यानी कि जीपी इक्वल्स टू, यानी कि ग्रेविटी एट पॉइंट पी इक्वल्स टू जी माइनस दिस फैक्टर, अगर ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यही रह जाएगी। तो हमारे पोल्स पे ये फैक्टर 0 हो जाता है एंड यू आर गेटिंग दिस मच वैल्यू। अगर ये चीज क्लियर है हमारी तो हम आगे देख लेते हैं। अब एट इक्वेटर देख लेते हैं भैया। इक्वेटर मतलब क्या होता है, इक्वेटर मतलब ये पॉइंट होता है, ज्योग्राफी में तो पढ़ा ही है कि ये पोल होता है, ये इक्वेटर होता है ना। तो हमने देखा भाई cos फाई क्या होगा यहाँ पे 0, यानी कि cos फाई 1, दैट इज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब हमारा जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा, यानी कि इक्वेटर पे, यानी कि भाई देखो पॉकेट मनी इक्वल्स टू 1000 माइनस एक्स, वेयर एक्स इज द बदमाशी फैक्टर। मैक्सिमम बदमाशी कितनी कर सकते हो, मान लेते मैक्सिमम बदमाशी आपने 800 रुपए जितनी कर दिया, 800 रुपए आपको पेनल्टी लगा, तो दिस इज द मैक्सिमम बदमाशी, तो आपको कितना मिलेगा 200। देखो घट गया, कितना मिलना था 1000, मिला कितना 200। पोल पे कितना मिलता है जी, यहाँ पे कितना मिलेगा जी माइनस दिस बदमाशी, यानी कि पोल पे मैक्सिमम मिलेगा और यहाँ पे आपको इक्वेटर पे कम मिलेगा। इसीलिए आपको एक बार और बता दूं मैं, आप लोगों को जो अर्थ की ज्वाइंट शेप है उसका एक ये भी रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है, पर एक ये भी रीजन है कि जो अर्थ का पोल होता है ना, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है इसलिए थोड़ा यहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है ये, और यहाँ थोड़ी ग्रेविटी कम होती है इसलिए जो ओशंस वगैरह है थोड़े से ऐसे होते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं आप लोग एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, कल मैं पढ़ा रहा था, यही चैप्टर पढ़ा रहा था, मुझे एक स्टूडेंट ने गजब क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब उसने बोला कि सर यू टोल्ड कि ग्रेविटेशन फोर्स, आपने बोला कि ग्रेविटेशन फोर्स जो वीकेस्ट इन नेचर है। मैंने बोला एकदम सही पकड़े हो, पता नहीं उसके दिमाग में क्वेश्चन कहां से आया। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है एकदम सही बोल रहे, वीकेस्ट फोर्स है। सर आपने एग्जांपल दिया मच्छर वाला कि मॉस्किटो जो होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, इसको बेवकूफ बना देते हैं। मैंने बोला एकदम सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने तो बोला क्या है। उसने मुझे बोला कि सर एक बात फिर बताइए, ये अर्थ है, अर्थ पे 70% वाटर है, आपको पता उसका वजन कितना होगा, फिर भी अर्थ उसको गिरने नहीं दे रहा है, फिर ये ऐसा क्यों? जब मच्छर उड़ जाता है तो पानी क्यों नहीं तोड़ पाता उसको? देखो बात ये है कि मैंने ये बात बोली कि मच्छर भी उसको तोड़ के चला जाता है, ठीक है, लेकिन आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि दोनों ही केस में अगर आप ये फॉर्मूला लेते हो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप ये लेते हो, दोनों ही केस में जो फोर्स है मास पर डिपेंडेंट है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, तो उस पानी का फोर्स इतना ज्यादा है, पानी का वेट इतना ज्यादा है जितना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, तो उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। एक और लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको पता होगा, देखो ये इस चैप्टर से नहीं है, फ्लूइड से है, मुझे फ्लूइड में पढ़ाना चाहिए, पर जब यहाँ पानी की बात आ गई तो मैं छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ
कि आपने देखा होगा सी डाइवर्स के बारे में सुना होगा, डाइवर्स जो पानी के अंदर कूद जाते हैं, जान को जोखिम में लेकर कूद गया टपाक, उनका आपको ये बात याद पता होगा कि यार ये हमेशा जो है ना ऐसे करके कूदते हैं, ऐसे करके कूदते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं कूदते अगर उनको डेप्थ में जाना है। ऐसे कूदने पे आप मर सकते हो, ऐसे कूदने पे आप मरने का चांसेस थोड़े कम होते हैं, फिर भी मर तो सकते हो पर कम होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, वेरी गुड, विस्कोसिटी भी एक फैक्टर आएगा उसमें। ठीक है, अब दूसरी बात ये वाली देखो कि ऐसा क्यों जाए, हम क्यों जाए। अब मान लेते हैं कि मैंने एक वेसल बनाया जिसका जो सरफेस एरिया है, ऐसे वेसल है, क्यूबिकल वेसल है। ठीक है, ये क्यूबिकल वेसल है, इसके अंदर हम लोग बैठ के पानी की सैर करने जा रहे हैं। देखो तो इस पे कितना है, ये इसका ये लेंथ है 1 मीटर और इसका भी लेंथ कितना भैया 1 मीटर है। अब इसके ऊपर पानी कितना होगा, मान लेते तुम 1 किलोमीटर के नीचे चले गए, कितना चले गए आप 1 किलोमीटर नीचे, यानी कि 1000 मीटर नीचे। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg/m3। ठीक है, प्रेशर कितना होगा रो जी एच, डेंसिटी कितना है 1000, जी कितना है 10 और एच कितना है 1000, यानी कि 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 पास्कल। मतलब प्रेशर का इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, समझ रहे हो। तो अगर आप लोग 1 मीटर क्यूब का लेके चले जाओगे तो कितना ज्यादा प्रेशर होगा कि वो तोड़ देगा उसको और आपके अंदर तक घुस जाएगा। अगर आप अपनी बॉडी को लेके जाते हो तो हमारी बॉडी का एरिया तो वैसे 1 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब नहीं है, बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। पर मान लेते हैं कि मैं बहुत मोटा हो गया और मेरी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो गई, जो कि रियलिटी पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान लेते हैं। तो मैं अगर सीधे ऐसे कूदूंगा ना तो ये प्रेशर कितनी जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे 1, फिर 10, फिर 100, फिर 20, 200, फिर 400, फिर 800, ऐसे जल्दी जल्दी प्रेशर इंक्रीज होगा। मतलब हम लोग क्या है, आप लोगों ने तो बायोलॉजी पढ़ी हुई है, हम लोग अडेप्टेशन में बिलीव करते हैं। हमारी बॉडी जो अडेप्ट कर लेती है आसपास की, अगर आप गर्मी में जाओ, ठंड में जाओगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी शिवरिंग करती है ठंड की वजह से, यानी कि इट इज डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी वार्म, अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी को अडेप्टेशन का टाइम ही नहीं मिलेगा और आपकी नर्व्स जो है वो फट जाएगी पड़ा, और वही शहीद हो जाओगे। जबकि आप अगर ऐसे जाते हो, इफ यू गो इन दिस वे, इन दिस वे, तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दे रहे हो कि ठीक है यू अडेप्ट, हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, वो भी इस तरह से जा रहे हैं ताकि बॉडी को थोड़ा टाइम मिलेगा, वो उस प्रेशर से थोड़ा सा एडजस्ट करते जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक ही होगी। हाँ, ऐसा कुछ होता है, आई एम नॉट मतलब पूरा श्योर नहीं हूं, पर इतना ही है कि हमें उस हाइट को इतना ज्यादा नहीं लेके जाना है कि हम लोग का काम वही तमाम हो जाए। मतलब एक लिमिट तक ही हम लोग अंदर जा सकते हैं, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी पूरे अंदर तक नहीं जा सकती है, डाइवर्स को तो एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही जा सकते हैं, तो हमें इस तरह से जाना होता है। ठीक है, इसीलिए जाते हैं। दूसरा चीज, आप लोगों ने एस्ट्रोनॉमर्स के सूट के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आज बता देता हूँ। एस्ट्रोनॉमर्स के जो सूट होते हैं इतने बड़े बड़े भारी भरकम होते हैं। ठीक है, ऐसा करके होता है एस्ट्रोनॉमर का सूट। अब इसके अंदर पता है क्या होता है, इसमें आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। अब आप सोच रहे हो क्यों क्रिएट करेंगे सर आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर। अरे भाई, तुम यहाँ पे हो, ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा हाथ है, तुम्हारे अंदर में नर्व्स है, नर्व्स पे ब्लड फ्लो हो रहा है, आप मेजर करते हो ब्लड प्रेशर। हमारे पास ब्लड प्रेशर है कितना 1, अगर नॉर्मल आदमी हो तो 110/80 mm ऑफ Hg होता है ना। इसमें से एक डायस्टोलिक होता है, एक सिस्टोलिक होता है ना। तो अब आपको डायस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, तो आपको पता ही है कि नर्व्स में से जब ब्लड कब जाने के बाद जो आवाज आती है वगैरह वगैरह, उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। 120 बाई 80 अभी तक तो यही था, अब अगर चेंज हो गया तो पता नहीं। 120/90 जो आप 90 बोल रहे हो, दिस इज दी, उसको कहते हैं हम लोग, एक चीज, एक शब्द कहते हैं उसे, मतलब अबाउट टू रीच दिस पॉइंट, है ना, मतलब आपका मैक्सिमम ब्लड प्रेशर हाई का टाइम आने वाला है, उसको हम वो चीज कहते हैं। एकदम रियल 120/80 है अभी के स्टैंडर्ड पे। ठीक है, तो अब ये प्रेशर डाल रही है, इसको हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस कर देता है। तो क्या होता है, आपकी नर्व्स आराम से जिंदगी चला रही है, मतलब जितना ये नर्व्स के बाहर की तरफ प्रेशर दे रही है उतना ही आपका एटमॉस्फेरिक अंदर की तरफ देता है, तो ये बैलेंस करके चलती है। जब आप स्पेस पे चले जाते हैं तो वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर, तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, तो ये प्रेशर गायब हो जाएगा, ये चीज गायब हो जाएगा, और सिर्फ देयर विल बी नेट आउटवर्ड प्रेशर। इसकी वजह से आपकी नर्व्स क्या होगी, फट जाएंगी, फट जाएंगी, मतलब ऊपर गए और सलट गए। इसीलिए वहां पे हम क्या करते हैं, ये हमारा हाथ है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जो ये
कंपोनेंट को आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप जिंदा रह पाओ। ठीक है, वैसे हाँ ये वाली कहानी हो गई। अब हमने देखा जो वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स है, जी जो पोल्स पे रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी रोटेशन ऑफ द अर्थ से। मतलब जीपी जो थी वो जी के बराबर ही थी। मतलब कल की अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो आपकी जो पोल पे जी रहेगी वो तो नहीं रहेगी कि उसको रोटेशन से कोई मतलब नहीं है, उसको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और जी जो होती है वो मैक्सिमम एट पोल्स होती है और मिनिमम एट दी इक्वेटर होती है। बस यही वाली कहानी है। ठीक है, तो आंसर बताओ। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ। चलो मैं दिखाता हूँ, इसका आंसर होगा ए। यहाँ पे क्या है, द स्पीड ऑफ द रोटेशन डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस एट द इक्वेटर। है गलती है, रुको 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 रुको, सही है तुम्हारा, सही है। स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस, हाँ नहीं ठीक है, तो इंक्रीज तो करेगी। ये देखो आपका इक्वेशन क्या था, जी इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाइव। मतलब अगर मान लेते हैं पहले ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 है, कितनी है, 1 है, या फिर 5 मान लो, 5, तो जाएगा जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस 5 का स्क्वायर 25 आर कॉस 5। अगर ये स्पीड डिक्रीज हो जाती है, मतलब मान लेते 5 से ये 2 पे आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस 2 टू द 4 आर कॉस 5। तो देखो पहले 25 टाइम्स माइनस हो रहा था, 4 टाइम्स माइनस हो रहा है, तो यानी कि जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी कहानी है। इसमें हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि समझ रहे हो, जी डैश इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो क्योंकि ये 1/9 घट जाती है, यानी कि कितनी दूर चली गई होगी। मून पे g/6 होती है और मून की डिस्टेंस आपको पता है कितनी, बहुत ज्यादा है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बिकॉज h इज मोर देन 320 किलोमीटर। तो जी डैश हमें पता करना है ना शायद, अच्छा जी डैश नहीं, तो जी डैश की वैल्यू जाएगा g/9, यहाँ पे g ही रहेगा, और यहाँ पे r बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जी कट जाएगा। अब आप क्या करोगे, 1/9 इक्वल्स टू r बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, लेकिन हम होल स्क्वायर नहीं करके यहाँ पे क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। रूट आ गया, रूट हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, r प्लस एच इक्वल्स टू 3r आ जाएगा, इनके h इक्वल्स टू 2r आ जाएगा। तो यार h इक्वल्स टू 2r, r की वैल्यू में पता 6400 किलोमीटर है, तो 6 6 12 12 12800। ठीक है, तो आज इतने तक ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।